नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करते हैं आप सभी खुश होंगे, जिंदा दिल होंगे, है ना। जैसा कि तैयारी आपके एकदम चरम सीमा पे है। मेरा मानना है कि आप सभी अपने एग्जाम में पूरे जोश में लगे हुए होंगे ताकि आने वाला समय आपको एक कामयाबी का मिल सके और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो जैसा कि नज़दीकी में जो आपका एग्जाम है बीपीएससी का, और जो क्लास 6 से 8 और क्लास 1 से 5 जो एग्जाम दे रहे हैं, उसके अलावे जो जिनका टीजीटी और पीजीटी का है, जिसमें 40 नंबर का जीएस वाला जो सेगमेंट है जो जनरल सबके लिए रहेगा, उसमें आप देखे होंगे कि पॉलिटी वाला सेक्शन भी आते रहता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पूरी एनसीईआरटी में आपको कराऊंगा, और पिछले क्लास में मैंने आपको मूल अधिकार की चर्चा किया था। क्योंकि अभी भारत का संविधान चल रहा है, उसका सेगमेंट वाइज मैं आपको सारा करा दूंगा। तो आज जो मैं आपके सामने जो आपको कंटेंट में आपको जो आज पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा मूल अधिकार, क्योंकि आर्टिकल 12 और 13 में आपको पढ़ा चुका हूं। क्लियर है यहाँ तक? तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आज का टॉपिक जो रहेगा आपके पास, जैसे मैंने आपके सामने जो आपका पॉइंट जो रखा है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सवाल है आपके पास समता का अधिकार, समता का अधिकार, है ना। आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। सवाल यह है कि समता का अधिकार का जो अनुच्छेद है, वह अनुच्छेद कहां से कहां तक है। निश्चित रूप से आप कहेंगे आर्टिकल 14 से लेकर कहां तक है, 18 तक है। लेकिन इसकी एक खास बात है, समता का मतलब यहां पर समान रूप से नहीं है। यहां समता को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है कि भारत में जो भी कानून रहेंगे वो सब के ऊपर बराबर रूप से लागू किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सबको बराबर बराबर का अधिकार मिल जाएगा, क्योंकि अगर बराबर बराबर का अधिकार मिला तो कहीं ना कहीं फिर क्या हो जाएगी, दिक्कतें आ जाएगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इसी को आपको समझना है कि समता शब्द का क्यों प्रयोग किया गया है। अब नंबर आ जाता है आपके पास आर्टिकल, जो आर्टिकल है कितना, 14। आर्टिकल 14 में क्या शब्द का यूज किया गया, बहुत ही आसान से समझिए इसको। लिखा गया है विधि के समक्ष, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष, अगर बात करें विधि के समक्ष क्षमता या समता शब्द कह सकते हैं, सॉरी, समता एवं विधि का समान संरक्षण। कौन सा? समान संरक्षण। अब आप इसको बहुत ही अच्छे तरीकों से नोट कर लें। वाक्य क्या है इसमें? वाक्य दिया गया कि विधि के समक्ष, अर्थात कानून के नजरों में सभी लोग बराबर रहेंगे और कानून सब के ऊपर बराबर मतलब समान रूप से लागू करने का प्रयास किया गया। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे देश में कानून जो पहले बनाया जाता था बड़ा ही भेदभाव वाला बनाया था। मतलब एक प्रकार का उसमें विविधता देखने को मिलता था कि भाई बड़े पद पर जो जाएंगे वो ऊंचे वर्ग के लोग जाएंगे और छोटे पद पर जाएंगे वो निम्न वर्ग के लोग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भेदभाव चलते आ रहा था। अब आप सभी को ये मालूम है कि देश की आजादी में जितना रोल उच्च वर्ग का रहा, उतना ही रोल आम जनता की रही थी। जितना रोल किसानों का रहा, उतना ही जो रोल है वो महिला वर्ग का भी रहा। तो कहीं ना कहीं जो भारत के रहने वाले समाज है और उस समाज में जितने भी तरह के समुदाय के लोग निवास कर रहे थे, जो देश की आजादी में अहम भूमिका निभाया, तो संविधान निर्माताओं ने सबके लिए प्रयास किया कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो ये जो आपका वाक्य है विधि के समक्ष समता, कई बार यह डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, डायरेक्ट ये आता है कि विधि के समक्ष जो समता है ये किस देश से लिया गया है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि यह किस देश से लिया गया है, ब्रिटेन से। क्लियर है यहां तक? लेकिन ये जो आपके पास है विधि का समान संरक्षण, अर्थात जो कानून है वो सबके ऊपर बराबर रूप से लागू किया जाएगा और इसको संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा, इसको बचाने का प्रयास किया गया, हटाने का प्रयास नहीं किया जाएगा। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कुछ अपवाद है। अपवाद इन द सेंस क्या इसका मतलब है, जैसे आर्टिकल 14 भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश व भारतीय संसद व विधानसभा के जो सदस्य हैं उसके ऊपर ये डायरेक्टली लागू नहीं होगा, क्योंकि उसमें उनको कुछ विशेष अधिकार दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, अपने पद पर रहते हुए उन्हें डायरेक्टली इस कानून के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि जो आर्टिकल 14 है, समाज में वर्षों से जो विषमता पाई जा रही थी उसे समाप्त करने के लिए, उस गैप को भरने के लिए
आर्टिकल 14 को लाया गया है। आशा करते ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ये ध्यान रखें। अब कहें सर इसका यूज क्या है, बहुत जगह पर यूज है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कानून सम के लिए क्या होना चाहिए, बराबर होने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ एक वाक्य और लिख दिया कि जो ये राज्य है, कौन, राज्य, युक्ति युक्त इसका वर्गीकरण करेगा। युक्ति युक्त का मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, परिस्थितियों के अनुसार इसे लागू करेगा। जरूरी नहीं है कि सबके ऊपर बराबर लागू हो जाए। अब कहेंगे ये सर ऐसा कैसे, जैसे मान लीजिए कि एक गर्भवती महिला है और वह किसी कारणवश किसी का मर्डर कर दी, और एक सामान्य वर्ग की महिला है उसने भी मर्डर कर दिया, तो क्या दोनों के ऊपर एक ही प्रकार का चार्ज लगेगा? क्या दोनों के ऊपर एक ही प्रकार की सजा मुहिम कराई जाएगी? निश्चित रूप से आपका उत्तर आएगा कि बिल्कुल नहीं, जबकि क्राइम तो एक ही प्रकार का, हत्या दोनों ने किया है। तो यहां आप कह सकते हैं कि युक्ति युक्त अकॉर्डिंग टू कंडीशन है। एक शब्द याद रखिए कि राज्य युक्ति युक्त वर्गीकरण करेगा। क्या करेगा? वर्गीकरण, है ना, वर्गीकरण करेगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो राज्य सरकार है परिस्थितियों के अनुसार इस कानून में हस्तक्षेप करेगा। कौन सा आर्टिकल में? आपका 14 में। इसलिए आप देखे होंगे कि राज्यों में कई तरह के समुदाय बिलोंग करते हैं। जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको पता होगा कि जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए और अन्य तरह के हैंडीकैप के लिए, अन्य तरह के किन्नरों के लिए अलग अलग रिजर्वेशन का प्रावधान करती है। तो ये जो आपके पास है, वहां जब ये सवाल उठाएंगे कि भाई कानून तो सबके लिए बराबर है, कैसे? विधि के समक्ष समान समता होना चाहिए। वहीं पर आपको राज्य सरकार आपको रोक देगी कि नहीं, मैं परिस्थितियों के अनुसार इसमें हस्तक्षेप कर सकता हूं। अर्थात ये कभी न समझे कि आर्टिकल 14 सबके ऊपर बराबर रूप से लागू होगा। हाँ, ये जरूर है, राज्य इसे बराबर या समान रूप से लागू करने का प्रयास करेगी। आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले मुद्दे पे, और ये आपका जो मुद्दा है वो थोड़ा सा समझने लायक है, ठीक है। आशा करते हैं आपको आर्टिकल 14 समझ में आ गया। चलिए मेन मुद्दा पे आते हैं। ये जो आपके पास आर्टिकल 15, कौन सा? 15। आप जानते हैं कि भारत का जो समाज है उसमें रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह की भावना से ग्रसित है। रूढ़िवादिता का अर्थ समझते होंगे, जो एक ही छाव में अपने को बांधे हुए। इसका अर्थ क्या है? मतलब पहले से ही मतलब ये कह लेंगे कि भाई ये व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता है। उनकी एक अपनी परंपरावादी से चलते आ रहा है कि ये काम, यही काम लड़की कर सकता है या लड़का कर सकता है। जैसे घर में झाड़ू मारने का काम लड़की करेगी, तो ये एक रूढ़िवादिता, एक परंपरावादी विचारधारा आप लगा रहे हैं, है ना। कहने का अर्थ ये हो जाता है कि जहां पुरानी विचारधारा काम कर रही है, एक तो वो, और दूसरी एक है अवधारणा, मतलब एक प्रकार का पूर्वाग्रह की धारणा, जिसको आप कह सकते हैं एजम्पशन, पहले से ही धारणा बना लेना, ठीक है, कि यह कार्य इस लड़की या इस लड़के के द्वारा नहीं होगा। मतलब आप डिसाइड खुद कर लेते हैं, खुद का आपका एक विचारधारा होता है, इसको आप पूर्वाग्रह के कहते हैं। फिर भारतवर्ष में देखे होंगे कि हमारे देश में महिला वर्ग को ज्यादा किसी कार्य में भागीदारी नहीं दी जाती थी। फिर उसी तरह से ये भी देखा जाता है कि जो निम्न वर्ग के थे उनको कहीं पर ज्यादा पर आपको वर्क या अन्य प्रकार के कार्यालय में, मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। इस बात को भली भांति समझते थे भारत के संविधान निर्माता। का अर्थ यह हुआ कि काफी लंबे समय से देश में जातीय भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, नस्लीय भेदभाव और क्षेत्र के आधार पर जो भेदभाव होता था वो सबके मन में पनप रहा था। और कहीं ना कहीं इसका मेन जो मुख्य कारण था वो आपस में लोगों का एक वर्ग का वर्चस्व स्थापित होना और एक वर्ग का कम वर्चस्व स्थापित होना, ये मुद्दा चल रहा था। तो ऐसे में जो भारत का संविधान है उसमें बैठने वाले जितने लोग थे उन लोगों ने बड़ा ही अच्छे से काम किया कि भाई कुछ ऐसा अधिकार दिया जाए, चाहे वो किसी वर्ग से बिलोंग करता हो, उसको अधिकार मिलना चाहिए। तो ऐसे में जो शब्द मेंशन किया गया यहाँ पे वो किया गया जाति, धर्म, लिंग, नस्ल। ध्यान से सुनिएगा, जो कीवर्ड है आपके भारत के संविधान में जाति, धर्म, लिंग, नस्ल एवं जन्म स्थान के आधार पर, किसके आधार पर? जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं
होगा या नहीं किया जाएगा। देखिए ये आपका लाइन है, आपको सभी किताबों में आपको मिल जाएगा, बशर्ते कि आपको ये ध्यान देना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कुछ केसेस दे दिए जाएंगे और आपको पकड़ना रहेगा कि किस आर्टिकल से बिलोंग करता है। क्लियर यहां तक? तो यहां शब्द क्या लिखा हुआ है? जातीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, लैंगिक भेदभाव। जातीय भेदभाव का मतलब ये हुआ कि भाई हमारे देश में अनेकों तरह के जाति पाए जाते हैं। पता चलता है कि भारतवर्ष में आज भी गांव में कुछ ऐसे हैं जो अक्सर निम्न जातियों को उसी भाव से देखा जाता है जो आपको हमारे देश में सदियों से चलता आ रहा था। जैसे राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में आप देखे होंगे, कई बार निम्न जातियों को जब शादी विवाह का समय आता तो लोग जो घोड़ी वगैरह पर चढ़ते थे तो उनका मानना था कि भाई इसमें तो सिर्फ और सिर्फ जो रहेंगे वो क्षत्रिय वाले रहेंगे और नॉर्मल वाले नहीं रहेंगे। ऐसा कई बार केसेस देखने को मिलता है, अखबारों में आप कभी बार देखे होंगे। खैर ये तो एक कही सुनी बात हो जाती है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि आज भी मन के भाव में कहीं न कहीं ये छोटी मोटी बातें, हरकतें मानव का जो मस्तिष्क है उसमें पनपते रहता है। तो इस बात को समाप्त किया गया कि यदि आप किसी को जाति सूचक शब्द से पुकारेंगे तो मैं आपको माफ नहीं करूंगा, बोलूंगा कि इन्होंने उसके मौलिक अधिकार का अतिक्रमण किया है, हनन किया है। अर्थात कोई भी उच्च वर्ग निम्न जातीय वर्ग को कह सकते हैं कि जाति सूचक शब्द से उसको कॉलिंग या पुकारेगा नहीं, अन्यथा उसको मतलब कह सकते हैं उनके स्वाभिमान का खतरा पहुंचता, उनके स्वाभिमान का हनन होता है। इस बात को और मजबूत दिलाने के लिए आप सुने होंगे SC/ST प्रिवेंशन एक्ट है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रतिषेध अधिनियम जो पारित किया गया वो इसीलिए किया गया ताकि एक उच्च वर्ग के द्वारा निम्न वर्ग को ना दबाया जाए। किस आर्टिकल को मजबूत करने के लिए? 15 को। अर्थात जातीय भेदभाव भारत से बिल्कुल पूरी तरह से संविधान कहता है समाप्त है, लेकिन समाज के मस्तिष्क में जो ये चीजें कई बार पनपती है ये उनके एक प्रकार का दिमागी बीमारी है जिसे निश्चित रूप से शिक्षा ही उसको समाप्त कर सकता है। हाँ ये जरूर कहें कि कानून आप कब तक लागू करेंगे? जब तक अंतर आत्मा से आप एक दूसरे को गले नहीं लगाएंगे निश्चित रूप से आप कह सकते हैं ये भेदभाव समाप्त नहीं होगा। तो कानून सिर्फ और सिर्फ उनको सुरक्षा देने के लिए बनाया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास धार्मिक भेदभाव। हमारे देश में धर्म को लेकर भी काफी भेदभाव था, लेकिन ध्यानते होंगे यदि आपको पता है कि हमारे देश में एक साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य के बहुत ही प्रसिद्ध शासक सम्राट अशोक ने बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज लगाया कि भाई कोई भी धर्म को अपनाइए, मेरा मानना है कि सभी धर्म के प्रति सहिष्णुता की भावना रखनी चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सबको अपने अपने धर्म मानने का पूरा पूरा क्या रहेगा? अधिकार रहेगा। अर्थात धर्म के आधार पर आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल रिप्रेजेंट करता है? 15 करता है। लेकिन हाल ही फिलहाल कुछ सरकार की ऐसी पॉलिसी आई, कुछ सरकार के ऐसे कानून आए जिसमें कई बार उसकी छाया जहां पर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं धार्मिक भेदभाव हुआ, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सप्लेन किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो एक मामला है CAA का, जिसे हम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं 2019। मैं बस बात को आपको समझाना चाहता हूँ, एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा ये आपका। तो आर्टिकल 15 है क्या? तो आर्टिकल 15 का तो ये संवैधानिक आपका जो थीम है वो हो गया, लेकिन इसके अंतर्गत आने वाली जो मुख्य बातें हैं उसको आप लोग ध्यान से समझ, ठीक है। तो मैंने कहा CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट संसद के द्वारा पारित होने वाला एक अधिनियम है। आशा करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और ये कब पारित हुआ? सन 2019 में पारित किया गया। इसका मूल उद्देश्य ये था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिम, मतलब मुस्लिम ना हो और बाकी जो भी धर्म के लोग आए हैं उनका सरकार का माने कि उनका शोषण हुआ है और निश्चित रूप से वो भागकर अपने देश में आ बसे हैं। तो ऐसे में उनको नागरिकता देने के लिए यह कानून लाया गया। लेकिन हमारे देश का जो धर्म है, हमारे देश की जो प्रस्तावना है, उसमें एक बड़ा ही अच्छा शब्द लिखा है। और चूंकि क्लास 8 का बुक में मैंने आपको बताया भी था, एक चैप्टर है आपके पास धर्म निरपेक्षता। कौन सा पॉइंट बन जाता है आपके पास? धर्म निरपेक्षता, जिसको सेकुलरिज्म कहते हैं, सेकुलर कहते हैं। धर्म निरपेक्षता क्या है? धर्म निरपेक्षता का, जैसे कई बार ये डायरेक्ट आपको आ जाएगा प्रश्न एग्जाम में, तो आप क्या इसका उत्तर देंगे? तो धर्म निरपेक्षता जो है, समझ रहे हैं मेरी बात को? धर्म निरपेक्षता का अर्थ होता है
कि भारत का अर्थात राष्ट्र का अर्थात देश का अर्थात राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। वो सभी धर्मों के साथ सहानुभूति अपनाएगा, सभी धर्मों के साथ सहिष्णुता का भाव रखेगा और सभी धर्मों को आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। और ये बात बहुत जरूरी भी था, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति या हमारे देश का कोई नेता धर्म से ग्रसित हो जाएगा तो जब वो ऊंचे पद पर जाएगा तो सिर्फ अपने धर्म का विकास करेगा और वो धर्म तंत्र वाला शासन हो जाएगा। जैसे एक समय रहा मध्यकालीन में, आप देखिए हमारे देश में खास करके मुस्लिमों का, किसका, मुस्लिमों की अगर हम बात करें, है ना, मुस्लिमों की अगर हम बात करें तो मध्यकालीन में दिल्ली सल्तनत से लेकर कहां तक, बाबर तक, तो ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है एक साम्राज्य स्थापित किया गया। इसके पहले आपको अगर देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य, हिंदुओं ने भी अपना शासन स्थापित किया। तो कहीं ना कहीं धार्मिक परंपरा के अनुसार सिर्फ धर्म का ही विकास हो सकता है, समाज का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए संविधान बनाने वाले ने बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जोड़ा कि भारत कैसा देश है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश। अब आप इस बात को यहां जोड़िए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, सभी धर्म को लेकर चलती है। क्लियर है यहां तक? लेकिन जब ये कानून पास हुआ, कौन सा कानून, CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019, तो इसमें कहा गया कि भैया ये मुस्लिम को छोड़कर, तो जो मुस्लिम संप्रदाय है इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला और इनका मानना था कि आखिर क्या मुस्लिमों का शोषण हुआ है या नहीं हुआ है ना। लेकिन इस बात को गौर फरमाने लायक है कि कहीं ना कहीं म्यांमार जैसे देश में रोहिंग्या समुदाय, जो मुस्लिम समुदाय से ही बिलोंग करते हैं, वहां से भागकर बहुत सारे भारत में आ गए, है कि नहीं, बौद्धिस्टों के द्वारा वहां पर ये किया गया। और वैसा ही बांग्लादेश में तस्मीना का नाम आप सुने होंगे, जिन्होंने बहुत अच्छा लेख वगैरह लिखते हैं, वो कुल अपने ही धर्म के बारे में व्यंग करने के कारण उनको देश से निकाल दिया गया। तो इनका मानना कि इनका भी तो शोषण हुआ है, इनको क्यों नहीं नागरिकता दिया। तो इस बात से डिबेट है, इनमें बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि नहीं, इसमें कहीं ना कहीं जो देश है वो मुस्लिम संप्रदाय देश है, तो उनका यहाँ शोषण नहीं हुआ है, उनके विचारधारा के कारण उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। तो जब भी आपको कोई भी कानून बनता है, जब भी कोई नियम बनता है, तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि क्या आर्टिकल 15 आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो आर्टिकल 15 कहता है कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। अगर कहीं पर करते हैं, कहीं ऐसा होता है, तो आपको बताया गया है मौलिक अधिकार को गारंटी कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देती है। क्लियर यहां तक? अगर आप सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का सहारा लेते हैं तो आपके मौलिक अधिकारों को क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा, बचाया जाएगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं, हाई कोर्ट में ही अपील करते हैं मौलिक अधिकारों का हनन होने के कारण, तो वहां पर हाई कोर्ट आपको आर्टिकल 226 के अनुसार रिट जारी करेगा और जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32। इसका मतलब क्या होता है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण में हमारे देश की न्यायपालिका बहुत बड़ी भागीदारी निभाती है, सुप्रीम कोर्ट भी मदद करती है और हाई कोर्ट भी मदद, ये आपको याद रखना है। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से ये दो शब्द आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे। यहां लिखा हुआ लैंगिक भेदभाव। कौन सा भेदभाव है भाई? लैंगिक भेदभाव, है ना। जब हम बात करते हैं लैंगिक भेदभाव का, मैं आपको आर्टिकल 15 की बात कर रहा था, इसमें एक लिखा वर्ड था लैंगिक भेदभाव, है ना, लैंगिक भेदभाव। संविधान कहता है कि लैंगिक भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन समाज आए दिन कुछ ना कुछ कारनामे करते रहते हैं और जो आगे जाकर हमारे देश में चर्चा का पात्र बना होता है। जैसे सबरीमाला मंदिर में ये कहा गया कि भाई जिस लड़की का उम्र 12 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के मध्य पाया जाता है, ऐसे लड़कियों को, ऐसे मतलब युवतियों को या इस तरह के खास करके फीमेल कैंडिडेट को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। ये अक्सर चर्चा में रहा। सवाल ये था कि जो मंदिर है सबरीमाला, उसमें जो भगवान की प्रतिमा स्थापित है, उनका मानना है कि ये ब्रह्मचर्य है और हमारा कल्चर का मामला है, संस्कृति का मामला है, ऐसा करने से उनका ब्रह्मचर्य जो होता है वो टूट जाता है। अब ये मामला बड़ा ही रोचक हो गया, क्योंकि पुरुष को मंदिर में जाने का तो परमिशन है,
लेकिन लड़की को जाने का परमिशन नहीं है। और इस बात को लेकर काफी विवाद हुआ और ये मामला तुरंत चला गया कहाँ, कोर्ट में। जब कोर्ट के पास गया तो निश्चित रूप से दो मौलिक अधिकार आपस में झगड़ा कर रहे हैं। पहला तो कहता है कि हमें संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, आर्टिकल 29 और 30 सुने होंगे आप सभी लोग। अभी आप नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको आगे जाके बता भी दूंगा और मोटे तौर पर आप समझते भी होंगे, है ना। तो यहां पर जहां भी आपको लगता है कि लड़की को लेकर या फीमेल कैंडिडेट को लेकर कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है, तो आप निश्चित रूप से वहां आवाज उठा सकते हैं। संविधान इसकी छूट देता है कि लैंगिक भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं होगा। जैसे भारत का जो समाज है, उस समाज में, भारत का नहीं और भी बहुत सारे समाज है, इस समाज में जो लैंगिक से कंडीशन आता है, सेक्सुअल कंडीशन से जब आता है, तो इसमें एक वर्ग जो है वो है बाबू एल, है ना, जिसको आप लेस्बियन कहते हैं। LGBTQ ये कम्युनिटी जो है भारत की जनसंख्या में बिलोंग करती है, तो इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे आप लोग देखे होंगे किन्नरों का अक्सर रास्ते में या बसों में या ट्रेन में आपको मांगते हुए नजर आते हैं, लेकिन क्या उनको भारतीय समाज को क्या यह अधिकार दिया गया कि उनके ऊपर कमेंट्स करें, व्यंग करें? तो कहीं ना कहीं उनका जो खास करके मेडिकल जो डिसबैलेंस है उसके आधार पर उनको किन्नर समुदाय में रखा गया है, तो उन किन्नरों को भी अपनी एक स्वाभिमान होता है। तो कहीं ना कहीं उस जगह पे कैसा भेदभाव हो रहा है, लैंगिक भेदभाव। जब हमारे देश में नई सरकार आई 2014 में, तो पता चलता है कि किन्नरों के लिए स्पेशल आरक्षण दिया गया। और आप देखे होंगे जब आप फॉर्म भरते हैं तो उस फॉर्म में किन्नरों के लिए, खास करके ट्रांसजेंडर ग्रुप के लिए अलग से रिजर्वेशन दिया जाता है, ओबीसी कैटेगरी में इनको रखा गया। इसका मतलब क्या था कि देश में लैंगिक भेदभाव ज्यादा हो रहा था। अब आ जाता है लेस्बियन, है ना, जो खास करके मतलब समान लिंग वाले ये हैं, मतलब फीमेल कैंडिडेट। जब फीमेल कैंडिडेट को अपना हमसाथी बनाती है तो आप उसे लेस्बियन के रूप में इसको देख सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या ऐसे अगर कोई रहता है तो क्या इनको अपने जीवन व्यतीत करने का अधिकार है या नहीं है? इस तरह के खास करके समुदाय को काम करने का अधिकार है या नहीं है? तो ये जरा सा आप LGBTQ इन किसी भी कम्युनिटी को, G फॉर गे है, B फॉर बाइसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर और Q फॉर क्यूरेम। ये जो Q है इसका मतलब होता है क्यूरेम है, क्यूरेम जिसका अर्थ होता है इनको पता ही नहीं चलता कि हम लड़की हैं या लड़का है, अर्थात ये सस्पेंस रहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये इंफॉर्मेशन कौन देता है? आर्टिकल 15 देता है। आशा करते ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट लिखा हुआ था नस्लीय भेदभाव। नस्ल का मतलब क्या है? वंश से, उसके चेहरे से, गोरा से, काला से, सांवला से। अक्सर आप देखे होंगे गोरे काले को लेकर काफी मतभेद हो जाता है। कई बार कुछ लोग घुटते रहते हैं कि भाई मैं इतना काला क्यों। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका शक्ल बिल्कुल चाइना जैसा नजर आता है, खास मणिपुर वाले, उनके साथ भी भेदभाव किया जाता है। तो ऐसे में नस्लीय भेदभाव न किया जाए, ये हिदायत आपको कौन देता है? आर्टिकल 15। अर्थात नस्ल के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास जो टर्मोलॉजी है इसका, वो है आपका जन्म स्थान के आधार पर। अब चूंकि भारत के जो नागरिक हैं, आप देखे होंगे ब्रिटेन के संविधान से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लिया गया। क्या लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था एकल नागरिकता। कौन सी नागरिकता? एकल नागरिकता। जब हम एकल नागरिकता की बात करते हैं, मतलब ध्यान से आपको बस सुनना है, तथ्य आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे। इस लेक्चर को सुनने के बाद थोड़ा सा आप बुक्स को पढ़िए, समझिए। नोट्स आपके पास में एक शॉर्टकट बता दिया हूं कि भाई इसमें कौन सा शब्द लिखा गया है, इसकी क्या मतलब कंडीशन है। ठीक है, चलिए। तो मैं जिस तरह की बात बता रहा था आपको, उसमें इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सबसे है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म मान लीजिए कि असम में हुआ है, मान लीजिए बिहार में हुआ है, या मान लीजिए यूपी में हुआ है, और वो चला जाता है हरियाणा में या चला जाता है दिल्ली में, तो ऐसे में कई बार वहाँ के जो संप्रदाय हैं या उधर से लोग इधर जब आ जाते हैं, यहाँ के जो संप्रदाय है, तो एक ना क्षेत्रवाद की भावना कई बार होने लगती है। तो ऐसा करने से भारत का संविधान मना करता है और ये आपके मौलिक अधिकार है। खास करके इस परिस्थिति में किसी भी तरह का इस बात को थोड़ा सा ध्यान दिया गया है कि कोई भी क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अर्थात ये आपका था आर्टिकल 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है आपके पास आर्टिकल 16, और आर्टिकल 16 क्या लिखा गया है? लोक नियोजन। लोक नियोजन, ठीक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। लोक नियोजन में समान अवसर, समान अवसर, इसका क्या है भाई? लोक नियोजन का अर्थ है कि ऐसा सभी सार्वजनिक जगह जो भारत सरकार या स्वतंत्र रूप से जो संस्था है उसमें सभी को समान रूप से कार्य करने का, लोक नियोजन में कार्य करने का समान अवसर, कार्य करने का समान अवसर, आपको उस स्थान पर कार्य करने का समान अवसर प्रदान किया जाएगा। कई बार ऐसा होता था कि हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं जैसे असम राइफल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इसमें आप देखे होंगे कि 2011 से पहले महिलाओं की भर्ती ना के बराबर होती थी। बीएसएफ में तो होता ही नहीं था। क्लियर यहां तक? लेकिन क्या वाकई में फौज में सिर्फ लड़का ही भर्ती हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कि लोक नियोजन में कार्य करने का समान अवसर सबको दिया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए कोई एड्स से पीड़ित है तो क्या इसको नौकरी नहीं दिया जाएगा? कोई तेजाब से पीड़ित है तो क्या इसे नौकरी नहीं दिया जाएगा? नहीं। भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक जो भारत का मूल नागरिक है, याद रखिएगा, विदेशी नागरिक नहीं। यहां पर एक नोट पॉइंट जरूर याद रखिएगा, आर्टिकल जो 16 है वह विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 16 विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। विदेशी का मतलब हुआ बाहर से आकर, विदेशों से आकर जो इंडिया में नागरिकता ले लिया, और उस व्यक्ति को नागरिकता तो प्राप्त है, मौलिक अधिकार भी प्राप्त है, लेकिन आर्टिकल जो 16 है यह मौलिक अधिकार उनको प्राप्त नहीं है। ये पीछे कारण था। मैंने बोला कि लोक नियोजन में समान अवसर दिए जाएंगे। अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, और कोई विदेशी नागरिक उसमें जाकर इलेक्शन लड़ने लगे तो कहीं ना कहीं एक भेदभाव नजर आता है, अर्थात जो मूल भाव है संविधान का वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा। कहीं ना कहीं भारतीय जो आप नागरिक हैं उनके आत्मा को ये दिमाग में न लगे कि हमारा देश फिर से विदेशी व्यक्तियों के हाथों में चला गया, इसलिए आर्टिकल 16 उनको नहीं दिया गया। क्लियर है यहां तक? तो लोक नियोजन में कार्य करने का समान अवसर, इसका अर्थ हुआ कि चाहे वो एड्स से पीड़ित हो, चाहे वो किन्नर हो, चाहे वो छोटा हाइट में हो, गोरा हो, काला हो, जैसा भी हो, आपको कार्य करने का समान अवसर दिया जाएगा। और इस बात का फायदा कहाँ मिला? तो आप देखे होंगे कि जब बीपीएससी टायर 1 का एग्जाम फॉर्म भरा रहा था तो उसमें कई बार ऐसे देखने को मिल रहा था कि भाई बाहरी राज्य वाले फॉर्म नहीं भरेंगे, बाहरी राज्य वाले फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे। अब यहाँ विवाद हो गया, कोर्ट में ये फैसला चला गया कि भैया हम तो भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होने के नाते हमें रोजगार करने का समान अवसर दिया जाएगा, लोक नियोजन में समान अवसर दिया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि राज्य सरकार अपने कुछ सीटों को आवंटित करेगी अपने राज्य के लिए और कुछ सीटों को अन्य राज्यों के लिए, और इस तरह से अन्य राज्यों को बिहार बीपीएससी या अभी भी बहुत सारे राज्य हैं वहां आपको एग्जाम देने का क्या मिलता है? मौका मिलता है। अर्थात यह रोजगार दिलाने वाला आर्टिकल है। कोर्ट में जब भी आपका रोजगार को छीन रहा है तो इस आर्टिकल का आप सहारा ले सकते हैं। चलिए, आशा करते ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगली पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या पॉइंट है? अब नंबर आता है आपके पास आर्टिकल 17 का, और 17 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 17 जैसे ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड अर्थात पूरी क्लास 8 से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊंगा, और तब लेकर आऊंगा जब मैं लाइव होने लगूंगा। ठीक है? तब तक, जब तक कि मैं लाइव नहीं आ रहा हूं तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि आपको जल्द से जल्द लाइव क्लास मिल सके, क्योंकि एग्जाम आपके बिल्कुल करीब है। उम्मीद करें कि मैं सभी चैप्टर आपको अच्छे तरीकों से करवा दूं। एक बार आप इस मतलब कहा जाता है ना कि जब तक आप पूरी तरह से चीजों को समझ न लें तब तक उस कार्य को ना करें। तो मुझे लगता है कि यदि आप किसी एग्जाम में कूदने जा रहे हैं तो उसकी एक अच्छी तैयारी होनी चाहिए। क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, इन सब बातों की अगर जानकारी लेना है तो इस वीडियो को देखते रहें। धीरे धीरे आपको सारे कंटेंट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए, आर्टिकल 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत। बड़ा ही आसान सा ये पॉइंट लिख दिया, अनटचबिलिटी,
छुआछूत जैसे चीजें हैं, भारत में ये खूब था। यस या नो? आप देखोगे दक्षिण भारत में जो खास करके संस्कृति के लिए बहुत फेमस है, तो हमारे देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से घाट बनाए जाते थे कि भाई ये निम्न वर्ग वाला गांव है, ये निम्न वर्ग वाले लोग रहेंगे, इस कुएं पर निम्न वर्ग वाला पानी पिएगा, इस जगह पे उच्च वर्ग वाले पिएंगे। तो आपको नहीं लग रहा कि जातीय भेदभाव के साथ साथ छुआछूत जैसी कंडीशन, एक घृणात्मक चीज हो रहा है? तो यहाँ जो छुआछूत है वो घृणा के भाव से है, आत्मा से उसको एकदम अलग रखना चाहते हैं। वो क्या कहता है? आर्टिकल 17। अब ये एक शिक्षक को बहुत जरूरी जानकारी लेना चाहिए। जैसे फ्यूचर में यदि आप शिक्षक के पद पर जाते हैं तो इस आर्टिकल 17 के सहारे कहीं ऐसा ना कर दें कि आप भेदभाव कर रहे हैं, आप छुआछूत कर रहे हैं, तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन अगर हुआ तो आपकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि तुरंत रिट जारी हो जाएगा। और कौन कर देगा? सुप्रीम कोर्ट। फिर आप टेंशन में आ जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी व्यक्ति वैसे स्थान पे जहां पर सामुदायिक रूप से आप किसी बात को रख रहे हैं तो उसके मन में जरा सा भी ये अनटचबिलिटी का भाव नहीं आना चाहिए, ये कास्ट का भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि भारत खुद ही कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, किसी भी धर्म से मुझे कोई मतलब नहीं है, सबका विकास होना चाहिए। ये हमारा संविधान का डायरेक्शन है, इंफॉर्मेशन। अच्छा, अस्पृश्यता का अंत की क्या हम लोग बात करते हैं? चलिए इसको ऐसे समझ, है ना। अब मैं आपको एक केस देता हूं। मान लीजिए कि अगर कोई सफेद दाग वाला व्यक्ति अर्थात लिप्रोसिस से पीड़ित है और आपके बगल में बैठ जाता है और आप उसके जगह से उठकर दूसरे जगह चले जाते हैं और उसके आपके मन में एक भाव आता है कि भाई तुम उधर चले जाओ, तुम्हारा तो सफेद दाग है, अर्थात कुष्ठ रोग से तुम पीड़ित हो। तो ये ध्यान रखिए कि आर्टिकल 17 जो है ऐसा करने के लिए मना करता है। हाँ, आर्टिकल 17 वहां छूट देता है, ऐसी कोई बीमारी जो संक्रामक हो, जैसे कोविड-19, उसी तरह से आपका सर्दी जुकाम, वायरस से वाला, जैसे मान लीजिए कि आपका एक आपके बीमारी है, जैसे इनका कंडीशन पे आ जाते हैं चेचक। निश्चित रूप से टीवी एक दूसरे के संपर्क में आने से क्या होता है? फैलता है। तो आर्टिकल 17 वहां काम नहीं करेगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को एड्स है और आप उसको वहां से भगा रहे हैं तो याद रखिए कहीं ना कहीं आर्टिकल 17 का उल्लंघन हो। फिर अगली पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति तेजाब से क्या है पीड़ित है तो उसके साथ अगर आप भेदभाव करें तो नस्लीय तो है ही, लेकिन जहां छुआछूत जैसी भाव मन में आ रहा है, आर्टिकल 17 का क्या हो जाएगा? उल्लंघन हो। ये जो अस्पृश्यता वो घृणा के भाव से है। मन में अगर किसी के प्रति घृणा ला रहे हैं, उसे आप नीच समझ रहे हैं, उसे आप कह रहे हैं कि भाई ये बहुत गंदा है, तो निश्चित रूप से आर्टिकल 17 का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। लेकिन किस बीमारी में छूट है? तो संक्रामक बीमारी में छूट है, अर्थात कोई कोविड-19 से पीड़ित है तो भैया उसको अलग आप रख सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। वहां आर्टिकल 17 काम नहीं करता है। अब आप बताइए इसको क्यों दिया गया है? शिक्षा का अधिकार जो है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, जो खास करके आपका 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के है, अगर ऐसा ना किया जाए तो भारत में बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा। एक वर्ग ऐसा है जो पूरी समाज से अलग हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी था, अर्थात ये जो घृणात्मक जो भाव चल रहा था, इस गैप को भरने के लिए, इस गहराई को भरने के लिए कौन सा आर्टिकल आया? आर्टिकल 17 लाया गया। आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। जैसे ही 17 आपको कंप्लीट हो जाता है तो अगला पॉइंट आ जाता है आपके पास, आर्टिकल 18। 18 क्या कहता है ना? इसको भी बड़ा ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 18, 18 जो, अच्छा जितने पॉइंट मैंने बताया आपको, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18, इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो समता लाना है, अर्थात जो ऊंच नीच असमानता जो है देश में, उस गहराई को, उस खाई को भरने के लिए ये सारे आर्टिकल अमृत का काम करते हैं। क्लियर यहां तक? अर्थात जो असमानता देश में विद्यमान था, आने वाला समय में थोड़ी बहुत जो आपको देखने को मिलता है, यही वो आर्टिकल है जो उस खाई को भरने में मदद करता है। इसी को समता का अधिकार का। ठीक है, 18 में क्या है भाई? तो उपाधियों का अंत। इसका अंत किया गया है, उपाधियों का अंत। जो उपाधि क्या है? तो आप देखे होंगे राय बहादुर। कौन सा उपाधि? राय बहादुर एक हो गया।
नाम के आगे जो लगता है उसे हम उपाधि कहते हैं। फिर है एक आपके पास अगर देखा जाए महाराजा, महाराजा धीराज, ये सब आपके जो शब्द हैं ये कहीं ना कहीं ऊंच और नीच, बड़ा और छोटा के भाव को व्यक्त करता है। तो संविधान निर्माण करने वालों ने ये कहा कि भाई ये सब लगाने की क्या जरूरत, इसको हटाइए, क्योंकि इसको लगाते ही लगता है कि भाई वो बड़ा है और अगला जो बोलने वाला वो छोटा है, तो कहीं ना कहीं गैपिंग आ रहा है, इस गैपिंग को भरिए। और इस तरह से उपाधियों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे उपाधि हैं जो आप लगा सकते हैं, अर्थात भारत सरकार, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त जो उपाधि दी जाती है शैक्षणिक क्षेत्र में, तो ऐसे उपाधियों को आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर की उपाधि। अब सवाल यह है कि यदि कोई भारत का नागरिक विदेशों में अगर उनको उपाधि दे रहा है, कोई देश अमेरिका, ब्रिटेन, तो उसे क्या उपाधि लेते समय अपने देश के राष्ट्रपति से अनुमति लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो इस बात को समझने के लिए बड़ा बारीकी पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगर इस यहां आप समझ गए होंगे, मैं बस ये बताना चाहता हूं कि खास करके अगर कोई, जैसे भारत में दो तरह के नागरिक हैं, एक विदेशी नागरिक और एक भारत के मूल नागरिक। क्लियर यहां तक? विदेशी नागरिक किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि जो आपके प्रियंका चोपड़ा है, जो विवाह किए हैं निक जोन्स से, अगर वो भारत में आते हैं और भारत की नागरिकता ले लेते हैं, तो भले वो भारत की नागरिकता लिए हैं लेकिन वो विदेशी नागरिक, कैसा नागरिक हो गए? विदेशी नागरिक। और एक वो है जिसके माता पिता में से कोई, दादा दादी, नाना नानी में से कोई एक भारत में ही जन्मा हो और वो भारत का नागरिकता लिए, तो ये मूल नागरिक कहलाएंगे। कैसा नागरिक? मूल नागरिक, मतलब आपका खानदान भारत में जन्मा हो। क्लियर यहां तक? नहीं समझ में आया? मतलब आपके खानदान में से कोई भी अगर भारत में जन्मा हो, ठीक है, आपके कहने का मतलब मैं पूरे समुदाय की बात कर रहा हूं, पर्सनली यहां नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये याद रखना है कि अगर कोई विदेश से आया है और यहां का नागरिकता लेगा तो मूल नागरिक नहीं कहलाएगा, वो विदेशी नागरिक कहलाएगा। अब यहां आर्टिकल 18 में ये कहा गया कि दो टर्म्स है, आप ये मैं आर्टिकल 18 मेंशन कर देता हूं, ठीक है। विदेशी नागरिक, विदेशी नागरिक, और एक है आपके पास दूसरा जो टर्म्स है उसका है नाम आपके पास मूल नागरिक। कौन सा नागरिक? मूल नागरिक। विदेशी नागरिक और क्या? मूल नागरिक। अगर कोई मूल नागरिक, इंडिया का नागरिक अमेरिका से उपाधि ले रहा हो तो नो डाउट राष्ट्रपति से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ किताबों में बड़ा मेंशन कर दिया कि लेने की जरूरत है। नागरिक अगर मूल है तो आपको राष्ट्रपति जी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिक है और अन्य देशों में उपाधि ले रहा है तो उसे भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा। ये पॉइंट बड़ा ही बारीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर यहां तक? तो उपाधियों को अंत करने के पीछे क्या अवधारणा है, ताकि कोई ऊंचा और नीचा, बड़ा छोटा का भाव पैदा न हो। आशा करते हैं कि ये जो मैंने आपको ये पूरा का पूरा जो पॉइंट आपको बताया आज, खास करके आपको समता का अधिकार, ये पूरी तरह से आपको समाप्त हो गया होगा। अगले क्लास में मैं जो आपको बताऊंगा वो बताऊंगा स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात पूरा का पूरा जो मौलिक अधिकार है 2 से 3 वीडियो में आपको पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट करा देंगे। आशा करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्लास के लिए आप वेट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।